नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। चलिए, सत्ता का महासमर के साथ ही राजस्थान में जो उहापोह की स्थिति चल रही थी वो भी पूरी हो गई है, खत्म हो गई है, पटाक्षेप हो गया है और जो सस्पेंस बना हुआ था वो भी दूर हो गया है। राजस्थान के सत्ता के नए मुखिया अशोक गहलोत होंगे और उनके सहयोग के लिए डिप्टी सीएम की कमान सचिन पायलट को दी है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मई 2015 में राहुल गांधी ने बिरला ऑडिटोरियम में वर्कर्स, जो कांग्रेस वर्कर्स है, उनको संबोधित करते हुए एक बात कही थी। जब उनसे पूछा गया है कि कांग्रेस का अब विजन क्या है कि कांग्रेस आगे बढ़ सके, नरेंद्र मोदी से 2014 में जब कांग्रेस हार गई थी और पहली मर्तबा बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी जो मिली थी, बेशक गवर्नमेंट एनडीए की रही, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जो विजन है वो है बड़ों का अनुभव और नई ऊर्जा को साथ लेकर के आगे बढ़ने का। शायद हो सकता है कि जो नया मजमून तैयार हुआ है वो यही तस्वीर पेश करता है। अशोक गहलोत का अनुभव और सचिन पायलट की ऊर्जा, कांग्रेस अपने एजेंडे को आगे शायद इसी नाते बढ़ा पाएगी। और इस दौरान लेकिन विधायी दल की बैठक से लेकर दिल्ली तक का जो सफर रहा उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सरकार के सामने चुनौतियां क्या होंगी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको सुनाना चाहूंगा कि जब प्रेस ब्रीफिंग दिल्ली में हो रही थी तब पहला बयान आलाकमान की सहमति के बाद अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं और सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, मैं एक बार आपको वो सुनाना चाहूंगा और उसके बाद हम पैनलिस्ट के पास लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार जरा सुनिए गहलोत और पायलट क्या कह रहे हैं। तो मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। मुझे जब भी मौका मिला, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्र के मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे भारतीय सेना के एक फौज के अफसर के रूप में हो, और आज जो मुझे राहुल जी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया उस रूप में हो, हर जगह देश प्रदेश, हमारे देश के नागरिक, विकास के मुद्दे और जनसेवा की भावना से काम किया है। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि 5 साल की जो मेहनत करी हम सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, उसका बेहतर परिणाम आया है। तो चलिए, आपने देखा अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट और अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर के गुड गवर्नेंस देंगे और साथ ही राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से निभाएंगे, सचिन पायलट कह रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महेश जी, राजस्थान को जोड़ी मिल गई है, पिच तैयार है, अब सिर्फ बैटिंग करनी है और अब विकास की बॉल का चौका जाता है कि छक्का जाता है ये तो वक्त तय करेगा। या इन लोगों का नजरिया क्या रहता है सत्ता के प्रति, जवाबदेही के प्रति, जनता के प्रति, ये देखने वाली बात होगी। जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, क्योंकि रिजल्ट सामने आने चाहिए, चुनौतियां बहुत सारी हैं। जी महेश जी, किस तरह से देखते हैं इस जोड़ी को आप? देखिए, आपने जो पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की उसमें आपने बताया था कि बिरला सभागार का उदाहरण दिया था, उस समय मैं भी रिपोर्टिंग पे था। उस दौरान का मुझे भी अभी याद आ रहा है, स्मरण होता है कि राहुल गांधी ने उस समय उपाध्यक्ष जब चुने गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि अनुभवी लोगों को और युवा शक्ति दोनों को मिलकर हम कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और वो रिफ्लेक्शन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने आया है। साथ साथ एक बहुत बात जो कही गई है वो गहलोत साहब ने कहा कि राहुल जी की भावनाओं के अनुरूप, तो वो चीज उन्होंने वापस दोहराई है। उन्होंने भी उनके जो संकेत जो दिए हैं और साथ ही जो राहुल जो सचिन पायलट है
वो विकास की बात कर रहे हैं कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरा लक्ष्य जो भी कुछ था, जिसका भी जो 72 घंटे के दौरान जो भी कुछ प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति के अंदर जो दिखाई देने लगा, उसको संभालने के लिए ये बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है समन्वय वाला, जिससे जो एक कहा जा रहा था कि दोनों के समर्थक आमने सामने आ रहे थे, एक तनाव को उसको एक आला कमान ने नियंत्रित कर लिया अपने इस फैसले से। क्योंकि आपने पीसीसी के सामने देखा होगा, पुलिस बल भी बुलाना पड़ा, सब कुछ किया, गहलोत समर्थक भी नारे लगा रहे थे और पायलट समर्थक भी, और इवन कि पूरे राजस्थान में जहां गुर्जर बेल्ट जो थी वहां पर जाम और गुर्जर एक समुदाय के लोग भी प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। और साथ साथ ही एक सहयोग और देखिएगा कि गहलोत जी का जब कार्यकाल पहला जो था उसमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसमें अपने जो कमला और मिस्टर बैरवा जो थे, बनवारीलाल जी बैरवा, तो वो टोंक के ही थे और ये टोंक के ही मतलब वापिस रहे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट के खाते में है। खैर जो भी है, युवा शक्ति और अनुभव के एक समन्वय को एक 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ताकि एक मिलजुल करके सहयोग की भावना भी बनी रहे, और जो अभी जो विधानसभा में जो सफलता मिली है कांग्रेस को, वैसी सफलता बरकरार रखने के लिए भी ये एक मकसद से ये उठाया गया कदम है। जी पंकज जोशी साहब, नए मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गए हैं, डिप्टी सीएम भी मिल गए हैं, और बीजेपी ने एक सवाल खड़ा किया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विलंब होने पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री विलंब हो रहा है, इस पे कांग्रेस के पास में कोई जवाब है? तो अब सवाल का जवाब मिला है कि अभी भी कोई सही कहीं संदेह दिखाई दे रहा है? नहीं योगेंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को जो है बहुत बहुत बधाई, हमारी तरफ से भी और हमारी पार्टी की तरफ से भी। और जो आपने कहा संशय, देखिए संशय इसलिए था कि जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा था, हमें संशय था, लेकिन जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा था, और मीडिया के अंदर लगातार सभी मीडिया के जो है कवरेज में दिखाई दे रहे थे कि उन दोनों में आपस में सहमति नहीं है, और बार बार लगातार जो है आप खुद देखें तो एक ही परिवार के जो है कुछ सदस्यों को बुला करके यह तय होना कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे तय होगा। तो ये एक चीज जो थी, इसमें निश्चित रूप से हम ही नहीं बल्कि पूरी जनता जो है इस चीज को देख रही थी, और इसी में जो है एक संभावना थी कि भाई आज ही यदि ऐसी जो है पोजीशन है तो आने वाले टाइम पर कैसी होगी। ये एक हर एक के मन में एक प्रश्न था। कल मेरे ख्याल में कई चैनलों पर था, तो वहां से बहुत सारी चीजें, जहां आपने भी शायद एक प्रश्न किया था कि निश्चित रूप से जनता इस चीज को पूछती है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई इन चीजों में जो है कि आप दूसरे पे प्रश्न उठाने से पहले जो है खुद को भी देखें कि आपके पास भी जो है क्या परेशानियां आती हैं, कैसी चीजें होती हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले टाइम पर जो है, जो आपने वादे किए हैं, जो लोगों के सामने जो चीजें रखी हैं, उनका जो काउंटडाउन है वो मेरे ख्याल में शपथ से शुरू हो जाएगा कि कर्ज की माफी है, आपने जो कहा कि हम लोगों को, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो मेरे ख्याल में चीजें पूरी होंगी और निश्चित रूप से जो है ठीक होगा। लेकिन कहां तक आप जो है आते हैं, और उन चीजों पर जो हमें काम दिया गया है कि उन चीजों की पालना करवाना और उन चीजों को याद दिलाते रहना, ये जनता ने जो हमें अधिकार दिया उसको हम जो है उत्तरदायित्व के रूप में निर्वहन करेंगे। चलिए आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक सवाल खड़ा लगातार बीजेपी कर रही है कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि परिवार के बाहर कांग्रेस निकल नहीं पा रही है, कांग्रेस पदाधिकारियों और कांग्रेस की टीम के बीच बात करने से बेहतर परिवार के लोगों के बीच में इस तरह के जो गतिरोध है तो उनका सलटारा करवाती है। कल भी ये बात आ रही थी, आज भी यही बात आ रही है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर महाराष्ट्र के अंदर 9 दिन से बनते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 दिनों से बनते हैं, उत्तराखंड में 6 दिनों से बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दिखाई देता और दूसरे तमाम लोगों को दिखाई नहीं देता। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सिर्फ उसकी पराजय की बौखलाहट है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी यहाँ कह के गए थे, इस जयपुर की धरा पे कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है, 180 सीट राजस्थान के अंदर लाके हम इस मिथक को तोड़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की इस प्रकार से धरातल से हटती है, किस प्रकार से स्लिप होता है, वो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पचा नहीं रहे। आखिर भारतीय जनता पार्टी बार बार पूछ रहे हैं कि कब घोषित किया जाएगा, कब घोषित किया जाएगा, क्योंकि उनकी तो कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही नहीं।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब विधायक दल की मीटिंग पे होता है, विधायकों से राय ली जाती है, प्रभारी जाके चर्चा करते हैं। यहाँ तो नागपुर से चिट्ठी आती है, ये चर्चा किसी दूसरे करते हैं, और नागपुर से पर्ची आती है, और जो पर्ची आती है उसको मानना पड़ता है। इनका तो चर्चा ही नहीं होती। नागपुर में चर्चा कौन करता है, कौन नहीं करता। नागपुर पे नतमस्तक जो करता है वो मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए राजनीतिक दल को, अगर राजनीतिक दल के अंदर चर्चा होती है, राजनीतिक दल के अंदर विचार विमर्श होता है, तो अगर किसी पार्टी के पेट में दर्द हो सके तो ये उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। लेकिन चर्चा करके और लोकतांत्रिक मूल्यों के बाद में सीधी सीधी जनता के बीच में लाना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिपाटी नहीं, इसलिए उनको विचलित करती है, और विचलित करना स्वाभाविक है, क्योंकि फैसले नागपुर से नहीं, जनता की अदालत से होते हैं। यहाँ पे 7 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। तमाम से फोन मैसेज जाके उन्हें व्यक्तिगत नाम पूछा जाता है। इतने लोगों की भागीदारी, मैं मानता हूं कि किसी भी प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रदेश के अंदर इतनी भागीदारी नहीं रही होगी जितनी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की चयन करने में निभाई हो। जी पंकज जी योगेंद्र जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कहता हूं कि यदि किसी भी कार्यकर्ता को फोन करके पूछा हो तो शायद पता नहीं, लेकिन हाँ, कई फोन जो है प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी जी को फोन करके जरूर पूछा गया कि क्या करना चाहिए। और मैं आज फिर कहना चाह रहा हूं, मैंने बहुत नरम दिल से कहा था कि आज आपका जो है जीते हैं, लोकतंत्र में आपकी जो है संख्या बल पे आप आए हैं, हम इसका जो है बहुत जो है आपको शुक्रिया करते हैं। लेकिन आपने कहा कि लोकतंत्र प्रक्रिया है ना, एक परिवार की लोकतंत्र प्रक्रिया है, जो कि आज जो है प्रियंका गांधी से जो है उसमें जाकर के घर पे जाकर के मिलकर के आप पूछ के आते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, आप 7 दिन आरसीजी सुनते रहिए, आपके पास आऊंगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है पूरा तय होता है, और हमने जब 7 दिन और 9 दिन की बात करते हैं तो हमने ये नहीं कहा था कि अभी 4 घंटे बाद घोषणा कर रहे हैं या 6 घंटे बाद घोषणा कर रहे हैं। हमने कहा घोषणा कर देंगे, जब भी घोषणा करेंगे आपको बता दिया जाएगा। और पार्लियामेंट्री कमेटी जब बैठी तो एक एक करके हमने जो है चाहे 2 दिन लियो, 4 दिन लियो, 5 दिन लियो, लेकिन हमने एक बार जो बात कही उस बात के ऊपर अड़िग रहे। हमने आपकी बात नहीं कही कि बार बार हम मीटिंग से बाहर निकले, मीटिंग से अंदर घुसे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी लोकतंत्र का तरीका हो सकता है। लेकिन हमने जो आपने कहा कि एक भी कार्यकर्ता को, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को पूछ करके कहा होता तो शायद ऐसी लैब नहीं है कि जहां पर जो है वेणुगोपाल जी जो है सांसद, जो विधायक थे चुने हुए, उनसे ले जाकर के जो उन्होंने वो दी थी, उसके अंदर पता नहीं किस प्रयोगशाला के अंदर आपने जो परीक्षण किया कि उसका रिजल्ट जो है वो करीबन 48 घंटे बाद आया। मुझे लगता है कोई ना कोई जो है कल्चर जो है उसका कल्चर के अंदर जरूर 48 से 72 घंटे लगते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कल्चर हुआ होगा और उसी कल्चर का परिणाम जो है निकल करके आया। लेकिन मैं कह रहा हूं देर आया, दुरुस्त आया, अच्छा आया, लेकिन प्रदेश के जो है हित के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से हम इसको भी जो है साधुवाद देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब चेहरा घोषित किया, क्या वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से निर्णय लेके किया था? हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको बाथरूम में झांकने की आदत है। इन्हें राहुल जी और सोनिया गांधी जी की पता है, लेकिन राजस्थान के 7.5 लाख कार्यकर्ताओं को इन्हें पता नहीं है। बाथरूम में झांकने का देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह किसी बाथरूम की तरफ देखते हैं, नीचे चौकी लगाते हैं, चेयर लगाते, कैसे देखते कैसे? देश के प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ, बाथरूम में जाके देखने की बातें देश के प्रधानमंत्री ने कही, तमाम मीडिया ने चलाई। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने बात कही, ये देश के तमाम लोग जानते हैं। हाँ। जब इन्हें बाथरूम में जाके देखने की जो आदत है, उन्हें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर का पता है, लेकिन प्रदेश के 7.5 लाख कार्यकर्ताओं को पता नहीं, इसलिए इनकी धरातल से जमीन खिसकी, क्योंकि इन्हें कार्यकर्ताओं से और लोगों से संवाद नहीं किया। अब अगर आपको राजनीतिक निर्णय लेने में क्या भारतीय जनता पार्टी से हम राय मशवरा करके करेंगे? भारतीय जनता पार्टी विचलित क्यों नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विचलित क्यों नहीं होते? जोशी जी विचलित उस दिन क्यों नहीं होते जब फर्नांडीज 9 दिन बाद में वहां से नागपुर से चिट्ठी लेके आते हैं कार्यालय, वहां पे नाम लोगों का डिस्कशन होता है, दूसरे और नाम बाहर आते हैं, ये बनेंगे, वो बनेंगे, मोदी साहब बनेंगे, तमाम बनेंगे, लेकिन जब उस नाम की चर्चा नहीं होती, वो नागपुर की पर्ची पे फैसला होता है। इसे नागपुर की पर्ची पर फैसला करने वाले लोकतंत्र की हैसियत क्या होती है और लोकतंत्र की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है उनको। महेश जी के पास जाना चाहूंगा, फैसला चले महेश जी से करा लूंगा मैं। महेश जी, यहां जब भी कोई बात आती है, प्रतिपक्ष गैर कांग्रेसी उनकी तरफ से बात आती है कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस नहीं निकल पा रही है, और जब कांग्रेस बात करती है, जब हमलावर होती है कांग्रेस, तो बीजेपी के लिए सीधा कहा जाता है कि ये डिसीजन नागपुर की पर्ची से होता है। ये अभी भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं। ये देखिए, ये परस्पर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन मैं एक ये आ रहा हूं कि कांग्रेस संगठित कब रहती है। आपने ये देखा होगा कि जब पहली बार ये गांधी परिवार से मुक्त हुई और सीताराम केसरी अध्यक्ष बनाए गए, उस समय कांग्रेस कई फाड़ होने वाली थी और जो दुर्गति हो रही थी कांग्रेस की, विघटन की कगार पे बैठ गई थी। ये सारे कांग्रेसी भी जानते हैं और यहां तक कि भाजपा वाले भी जानते हैं कि ये स्थिति है। ऐसे मौके पे सोनिया गांधी ने पहल करके और इस कांग्रेस को
जीवित रखा, और साथ साथ ही फिर इस गांधी परिवार के अम्ब्रेला के नीचे सारे गुट एक आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा मतलब जो है एक प्लस पॉइंट है। तो इसलिए, और ये भी बात है, इनका जो तर्क है कांग्रेस के अधिकांश लोगों के, जिसके घर के अंदर दो मतलब क्या कहते हैं ना, शहीद हुए हों उस परिवार के, उनके प्रति श्रद्धा भाव है, हर नेता के प्रति श्रद्धा भाव है। जो भी अपना दल है अपने नेता के प्रति श्रद्धा भाव रखता ही है, चाहे वो बीजेपी ले ले, चाहे कांग्रेस ले ले, चाहे और कोई मायावती मतलब बसपा को ले ले, सब अपने अपने नेताओं को, जो फाउंडर मेंबर हैं, उनके बारे में वो अपना अच्छा आइडिया लेके चलते हैं, आदर्श लेके चलते हैं। तो ये बात है कि जिस दिन अम्ब्रेला ये हटेगा, अगर जैसे गांधी परिवार का अम्ब्रेला हटते ही वापस से फिर ये गुटबाजी है। इसी का परिणाम अगर ये देख लें, आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, अगर ये ऐसी स्थिति उस दौरान की स्वतंत्र मतलब क्या कहता है ना, गांधी परिवार से स्वतंत्र से अगर ये इस तरह का होता, तो ये अभी तक तो यहीं राजस्थान में 2 टुकड़े हुए हो, जैसे कि हालात जो बता रहे हैं। तो ये संगठन को मजबूती देने के लिए भले ही एक परिवार का सहारा लिया, लेकिन हाँ, कांग्रेस जो है मतलब क्या कहते हैं ना, इसके संगठन से ही अम्ब्रेला के, गांधी परिवार के अम्ब्रेला की वजह से ही ये संगठन कायम है और अभी तक अपने वजूद में। ये रहा इनका कांग्रेस का आरोप वंशवाद का, लगता ही है। तो आज एक बात बताइएगा कि अभी जो मतलब क्या कहते हैं, जिस बार जो टिकट दिए गए हैं बीजेपी में देख लीजिए, जो नेता जो आउट ऑफ पिक्चर हो गए, उनके बेटों को दिया गया टिकट। तो ये वंशवाद वाली बात आप कहां नहीं लगेंगे, हर राजनीतिक दल में ये वंशवाद है। कहने के बाद किसी न किसी रूप में वंशवाद, जातिवाद, इन पे एटलीस्ट राजनीतिक दलों को मुंह नहीं खोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, आरोप नहीं लगा। अगर एक उंगली सामने कर रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी हुई है, यानी कि आप भी उससे दूर नहीं है। कहने का हक, आरोप लगाने का हक किसी भी पार्टी को तभी होना चाहिए कि जब आप उससे खुद अपने आप को अलग हटा रहे हो, कि हमारे यहाँ बिल्कुल जातिवाद नहीं चलता, ना ही हमारे यहाँ पे किसी तरह का कोई वंशवाद है। अब ये हमारे यहाँ पे तो अगर किसी परिवार के व्यक्ति को आगे बढ़ाएं तो ये वंशवाद नहीं है, योग्यता है। और दूसरी पार्टी में अगर एक वंश के व्यक्ति को टिकट दे दिया, ऑलरेडी बैठे हुए उसके किसी भी दादा, पोता, चाचा, फूफा किसी को भी, तो ये आरोप लगते हैं कि उनके यहाँ वंशवाद है। तो मुझे लगता है इस पे पॉलिटिकल पार्टीज को तो एटलीस्ट नहीं बोलना चाहिए। जी पंकज जोशी साहब वंशवाद पे कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको कि वंशवाद की बात एक अलग है कि आपने उनको टिकट दिया, एक लोकतंत्र की वो हो सकती है, लेकिन आपने जो बात किया, मैं कह रहा हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के उपाध्याय जी से लेकर के, मैं कह रहा हूं आज तक जो है, चाहे अडवाणी जी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, जो भी रहे हों, आज ये है, कहीं भी उनके परिवार के लोगों ने कोई डिसीजन किया हो तो मुझे बताया कि इनके परिवार के लोगों ने आकर के इसमें डिसीजन में भाग लिया और इनके परिवार के डिसीजन किया। लेकिन यहां पर जो है केवल एक परिवार, आप यदि उन्हीं रूप में, यदि मैं कह रहा हूं कि आप यदि, क्या कांग्रेस के अंदर सीनियर लीडर्स नहीं थे? क्या कांग्रेस के अंदर जो है पीछे दमनों जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत सीनियर लेवल्स पर हैं, क्या उनसे नहीं पूछा गया? लेकिन आपने खुद ने देखा कि जिस तरीके की बात हुई, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली बात हुई तो सिर्फ एक घर, और वो भी राहुल जी का घर, और राहुल जी के घर पे ही जो है कभी प्रियंका जी जा रही हैं और कभी सोनिया जा रही हैं। तो ये सब देखिए, पूरी देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इसको जो है पूरा चीजें हैं कि कहां से निर्णय होते हैं। तो इसमें हम नहीं, लेकिन फिर भी आपका निर्णय जो है वो सलाखों पर है कि जो निर्णय आपने लिया है वो निर्णय आपने दिया, जो प्रदेश की जनता ने जो बहुमत दिया उसके निर्णय को हम देख रहे हैं। लेकिन हमने तो एक ही चीज कही है कि ये जो चीजें थी उनके ऊपर जो लोगों ने प्रश्न उठाए उस पर हमने बात कही है। बाकी अब इन्होंने कहा कि बाथरूम में देखते हैं, तो ये तो इनकी सोच है। मतलब आप देखिए कि एक पार्टी की जो सोच है, आज अभी जीते जीते अभी मुश्किल से 3 दिन हुए और आपने इस तरीके के आरोप के साथ बाथरूमों में जो झांकने की आदत है। तो मैं कह रहा हूं कि शायद इन भाषाओं के भी जो है एक कंट्रोल और एक अहमियत होनी चाहिए कि कम से कम हम उन चीजों को ध्यान से रखें। कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अहमियत तो आपको बताइए। अभी आरसी चौधरी साहब को जब बातें जमी कि हाँ बिल्कुल यहाँ ये बोलना चाहिए, तो इन्होंने बोल दिया। हमने पूछा भी इनसे कि किसको देखा, तो सीधा कहा कि अमित शाह जी के। मतलब कहने का ये किसी के बाथरूम में देखते नहीं है, कहने का मतलब ये है कि दूसरे के इंडिविजुअल जो पार्टी के मामले हैं उनमें बीजेपी के लोगों को देखने की बात है। मैं सही हूं सर, यही कहना चाह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने बोला है, तमाम लोगों ने देखा है, सब चीजें छपी हैं। सब चीजें नहीं है। मुझे बता दें, आप प्रधानमंत्री ने कैसे बाथरूम में छुप के कैसे नहाना आता है, ये तो वही जानते हैं। ये
ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी ने कहा है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, उन्होंने कहा है और उनके लिए कहा है। इसलिए ये तो पढ़ के आते हैं, ये इतिहास पढ़ के तथ्य आंकड़े आप है ना, आपकी लेबोरेटरी में बनते हैं, आपकी लेबोरेटरी में बनते हैं। हाँ, निश्चित रूप से चैनल है, चैनल तभी कह रहा हूँ मैं, तभी कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से क्या कहना, सार्वजनिक रूप से तो आप कर रहे हैं। आपके राजनीतिक वारिस के अंदर कोई ऐसा है नहीं नेता जिसके आप गुणगान कर सकें, आपके परिवार में ऐसा कोई है नहीं नेता जिसकी पीढ़ियों ने शहादत दी हो, इसलिए तुम्हें चुनौती लगती है गांधी परिवार, हमें तुम्हें बार बार आता है गांधी परिवार, इसलिए तुम्हें गांधी परिवार दिखता है, इसीलिए परिवार की शहादत देते हैं। इस मुल्क के निर्माण में आपने बार बार आपने चुनौती दी। अरे आपने मूर्ति बना के मूर्ति तो आप गोरसे की भी बनाते हो, मंदिर तो आप गोरसे का भी बनाते हो, मंदिर बनाते हो गोरसे का, बनाते हो गोरसे का, आप गोरसे का भी बनाते हो ना मंदिर बनाया ना गोरसे का, गोरसे का मंदिर बनाया ना आपने। अरे गोरसे की पूजा करने वाले कैसे पटेल की पूजा कर सकते हैं, गोरसे की पूजा करने वाले कैसे पटेल की पूजा कर सकते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे हम पूछ रहे हैं कि गोरसे का मंदिर आपने बनाया ना, इस मुल्क के अंदर गोरसे का मंदिर बनाया ना आपने, विश्व जान रहा है। अरे एक दिन के अंदर इतनी क्यों घाट हो रही है, जब ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और घोषित करते ही तुम्हारे इतने पसीने छूट रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? इस प्रदेश की सारी जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हो। प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, प्रदेश की जनता ने आपको पद विमुक्त किया है, प्रदेश ये कोई तख्ता पलट नहीं हुआ, तलवार की धार पे नहीं हुआ, फिर आप जनता के आदेश का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत है? क्यों चुनौती लगती है? क्यों चुनौती लगती है तुम्हें? जनता ने जो जनादेश दिया उसके बाद में तुम्हें क्या दिक्कत होती है? क्यों तुम्हें 2 दिन इंतजार नहीं होता? तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर 2 दिन इंतजार करते हो, उत्तराखंड में आप करते हो, हिमाचल में आप करते हो, तब आप 6 दिन तक करते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान करने के लिए आप 2 दिन इंतजार नहीं करना चाहते। अरे आप कहते ये आपकी बात करेंगे, ये तो मन लग रहा है। अरे हमारी मर्जी, हमारे लोगों के बीच में कितने राय करें, कितनी समाज करें, कितने प्रक्रिया अपने, इससे आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? आरसी चौधरी दिक्कत हम क्या अमित शाह जी से पूछेंगे? हम अमित शाह जी से पूछेंगे क्या? इसलिए पूछेंगे क्या हम? अरे प्रदेश में मन लग रहे थे इसलिए पूछा था हमने। तो आप चाहे 10 दिन बाद करते ना, कौन पूछता था? ये भी नहीं पूछ रहे थे, हम तो कह रहे 7 दिन बाद कर लेते। लेकिन इस प्रदेश के अंदर जो वो है संस्कृति है, ये मलमास लग रहा था, लोगों को चिंता ही थी कि मलमास से पहले शुभ कार्य हो जाए। संस्कृति है तो आप नहीं मानो चाहिए, मलमास कैसे लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं? कौन सी राजनीति इसमें जाती है? तिलक लगाने से पंडित हो गए क्या तुम? तिलक लगाने से, जोशी होने से तुम पंडित हो गए क्या? मलमास कैसे होता है बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना मलमास कैसे लगते हैं, बता दीजिए मलमास कैसे लगते हैं, सब जानते हैं। अरे आप जानते हो, बताइए ना आप, बताएंगे क्या? तारीखों से बताएंगे क्या आप? तारीखों से बताएंगे क्या आप? सही कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। ये आपकी संस्कृति है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से बिल्कुल सस्पेंस हट गया है, सब कुछ नॉर्मल है। सूबे की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, ये सब एकदम क्लियर हो चुका है और दोनों ने अपनी अपनी बात कही है कि 2019 की हमारे सामने चुनौती है। यहां मैं कुछ चुनौतियां जो सरकार के सामने होंगी उसका जिक्र करना चाहूंगा। कुछ ऐसे चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो तो ये होगा कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी, मैनिफेस्टो में है कांग्रेस के, बीजेपी संकेत दे चुकी है कि हम 10 दिन काउंट करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि आप कर्ज माफी करिए। मजबूत प्रतिपक्ष दिया है जनता ने, हम उस प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। बड़ी चुनौती तो यह है सरकार के सामने। फिर होगा फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, एक बड़ी चुनौती है। 2019 के चुनाव एक चुनौती है, लॉ एंड ऑर्डर, या उसके अलावा जिन मुद्दों को लेकर के गौरव यात्रा के दरमियान कांग्रेस ने 37 या 38 जो सवाल उठाए थे वो सवाल होंगे चुनौती की। वास्तव में जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे उन मुद्दों का खुद के राज में होगा क्या। चलिए महेश जी के पास आना चाहूंगा। महेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा आप लोगों से मेरा कि कर्ज माफी और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों साथ में लेके चाहिए, क्योंकि अभी जो 13 लाख किसानों की कर्ज माफी का जो जिक्र कर रही थी निवर्तमान सरकार, तब आपको ध्यान होगा कि
बाकायदा लोन लेना पड़ रहा था 6,000 करोड़ का, और उसके चुकाने के लिए फिर लोन लेना पड़ता। 10 महीने की एक लिमिट होती है उसमें, क्योंकि 2,000 करोड़ का ही प्रावधान था कोऑपरेटिव उसमें कर्ज माफी के लिए, आपको पैसे ज्यादा चाहिए थे। तो ये एक चुनौती कांग्रेस के सामने भी होगी जब सत्ता में आएंगे, तो पैसा आएगा कहां से कर्ज माफी का? सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है फाइनेंशियल। आपने ये देखा होगा कि जब पहली बार जब अशोक गहलोत अपने इनका शासन में आए थे तो उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया था और उसमें आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति ये थी, जिसको बाद में लेकर के वो काफी मतलब उनको 5 साल का जो शासन जो चलाना पड़ा था। उसके बाद में ये बड़ा पॉलिटिकल गेम भी बना हुआ था कि कटोरा और ये लिए भीख वगैरह जो भी जुमलेबाजी जो होती रही है लगातार शासन में। एक तो उदय से जो हमारे को जो उदय योजना से जो लोन मिला है बिजली का, वो पहले ही वो बढ़ते हो राजस्थान पे कर्ज बोझ जो है 3 लाख करोड़ तक का मतलब क्या कहते हैं ना पहुंच चुका है कर्ज का। इस कर्ज के बाद में अगर 10 मतलब किसानों की कर्ज माफी का भी अगर आता तो वो और भी बर्डन पड़ेगा। दूसरा बेरोजगारी भत्ता का वो भी पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि प्रदेश को सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आर्थिक चुनौती है। इस आर्थिक संबल देने के लिए आर्थिक स्रोत जो बंद हैं, खासकर ये खनन का है और बजरी खनन है और कई जो निर्माण कार्य की चुनौतियां जो हैं हमारे सामने, बजरी पर रोक के बाद में आपने देखा होगा हमारे निर्माण कार्य बहुत प्रभावित हुए हैं। तो ये सारी चीजें होते हुए भी निःशुल्क दवा योजना जो है पूर्व की जो है योजना जो गहलोत शासन में ही पहले चालू की गई थी, उसे वापस उसी शेप में लेके आना और उसमें उसके आगे बढ़ाना। और इसके अलावा भी अंतरराज्यीय जो समझौते हैं उसके हिसाब से, जैसे इंदिरा गांधी नहर में पानी पूरा नहीं आ पा रहा, उसकी पूरी क्षमता से नहीं आना, दूषित होना, और ये सारी जो चीजें, ये तो संयोग अच्छा है कि कम से कम पंजाब से जो आने वाला पानी, अब चूंकि पंजाब में भी कांग्रेस सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, तो ऐसी सूरत में कुछ अच्छा संकेत मिल सकते हैं कि ये जो अंतर्राज्यीय जो जल का जो है कहीं ना कहीं उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन साथ साथ ही अब चूंकि केंद्र में भाजपा सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, ऐसी सूरत में मतलब क्या होता है ना, वो जो खींचतान जैसी होती है ना, कड़ी से कड़ी नहीं मिल पा रही है। तो कोशिश ये होगी कि मतलब कैसे कड़ी से कड़ी किस तरह से मिलाई जाए और जो राजस्थान के हिस्से का जो भी है, जो चाहे धन के रूप में मिले या और कोई दूसरी सहायता के रूप में, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के रूप में जो भी पैसा मिले, तो उसके लिए भी एक जुटाने, संसाधन जुटाने की एक बहुत बड़ा मतलब आपकी चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। साथ साथ ही नई फसल भी आने वाली है। बिल्कुल आपके मतलब होली के आसपास में मतलब क्या जब नई फसल आएगी तो उसके लिए समर्थन मूल्यों को भी सर बाजरा की है, उसकी गेहूं की है, तो कुल मिलाकर के सहज नहीं है ये डगर, ये बिल्कुल काटो भरा ताज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सत्ता में आना, सत्ता के साथ कैसे मैनेज होगा, ये सब चीजें कर्मचारियों की मांग भी है, कर्मचारियों की डिमांड्स है, क्योंकि निवर्तमान सरकार के सामने वो डिमांड्स थी, आचार संहिता लग गई, धरने प्रदर्शन सब अपने आप स्वतः ही खत्म हो गए और जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को उठाना भी पड़ा। आरसी चौधरी साहब, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो पहले दिन से ही नई सरकार को उसका सामना करना पड़ेगा। कर्ज माफी 10 दिन में आप लोगों को करनी है। बीजेपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि 10 दिन में हम याद दिलाएंगे कि कर्ज माफी, क्योंकि हम लोगों ने जो वादे किए थे और जो पूरे कर रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है, उसे जुमले बताए जाते हैं और कहा जाता है कि हम याद दिला रहे हैं। तो बिल्कुल हम उसी तरह से याद दिलाएंगे कि 10 दिन बाद कर्जे का हुआ क्या। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, इस प्रकार महेश जी ने जो बात कही, राज्य के ऊपर जो कर्ज भार है, जो 2013 के अंदर 1,09,000 करोड़ रुपए था, आज वो बढ़ के 3,10,000 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य पे प्रति व्यक्ति भी बहुत बड़ा कर्जा बढ़ा है और ये जो वित्त का जो मैनेजमेंट है अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन प्रदेश के अंदर किसानों की जो फसल एमएसपी पे खरीदने में, उसके कारण उसे औने पौने दामों में बेचना पड़ा, उसके कारण उसे आत्महत्या को गले लगाना पड़ा। किसान वर्ग को एक बेहद बड़ी पीड़ा मिली है और उसे निश्चित रूप से राहत की जरूरत है। राज्य के अंदर एक विपक्ष, बड़ा विपक्ष है, वो भी इस किसान के हित की बात शायद चाहते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कृषि ऋण माफी की जब घोषणा की उस समय उन्होंने सिर्फ 500 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया, जबकि 8,000 करोड़ रुपए उन्हें राहत के तौर पे देने। आज वो जो 8,000 करोड़ रुपए का जो 6,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है, वो आने वाले समय में चुकाना है।
लेकिन राज्य के लोगों के लिए लोक कल्याणकारी निर्णय होते हैं तो उन लोक कल्याणकारी निर्णयों के लिए चाहे कर्जा लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, सरकार है वो उस प्रदेश की जनता के लिए जवाबदेही होती है और उसके लिए लोक कल्याणकारी निर्णय के लिए कुछ कड़वी घूंट लेनी होती है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस प्रकार से प्रतिपक्ष है, आरसी चौधरी साहब, एक बार के लिए आप लोगों को रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अभी राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने जिस तरह से भाजपा को घेरा है, राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं। एक बार जरा ले चलेंगे आपको दिल्ली, और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी राफेल पे, जरा सुनिए। फ्रांस में किया हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला भैया अनिल अंबानी को देना है 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा। तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल, सरकार को सवाल के जवाब देने हैं। एक भी जवाब नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण पहले कहती हैं हां हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट। मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट, कहते हैं नहीं प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट। हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है? उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया। तो ये हमारे सवाल है। वैसिलेशन होता जाता है, प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं। हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द प्राइसिंग डिटेल्स have however been shared with the Comptroller and Auditor General, hereinafter referred to as CAG. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee, hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई, और इन्होंने जो पीएसी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हां या ना? पूछ लीजिए, पूछिए। देखिए, एक तो सीएजी के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है और रिपोर्ट नहीं है सीएजी का। सीएजी के जो पैराज होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं। इसके बारे में ना सीएजी को पता है। आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे। उनको पूछा ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके, अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट। जब सीएजी के पास नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया। जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। तो यह आया रिपोर्ट कहां से, किसने दिया? और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट को रिपोर्ट वो पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी
उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और एक एफिडेविट के माफिक जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम उनका एफिडेविट भी लेते हैं कि ये जो चर्चा हो रही है किसको नहीं कहना चाहिए, जब तक हम पार्लियामेंट को पेश नहीं करेंगे। तो ये सब सत्य के बाहर है। ये कैसा हुआ, ये एक बहुत अजब चीज है और गजब चीज है। ये हमको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में को वहां पर खींचा गया है, ये अनट्रुथ। अब आप देखिए, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे कैमरा इधर लाने पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आप लोग हंस रहे हो, आपको सच्चाई दिखाई दे रही है। अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है। यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएससी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएससी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई। मुझे 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 समझ नहीं आ रही बात। आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। you're laughing, but I'm not able to understand. Because देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं, भाइयों और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और पीएससी के जो चेयरमैन है खड़गे जी, उनको भी दिखा दें। या शायद कोई और पीएससी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। यह हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएससी बैठा रखी है पीएमओ में। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ा दी, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है यहां। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ 4 चीफ जस्टिस निकलते हैं, मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो। ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है। यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और किसानों याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है। और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है। और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है। और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। थैंक यू। तो चले दिल्ली से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस राफेल को लेकर के, और कहा कि संवैधानिक जो संस्थान है उनका मखौल उड़ा करके रख दिया है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी दोनों के नाम आएंगे जिस दिन जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जब पीएससी के पास आई नहीं तो पार्लियामेंट में आई कैसे, क्योंकि रखने वाले उस कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे हैं। खड़गे ने साफ इनकार किया है कि पीएससी के पास में सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने पूरा उसको जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो देखा नहीं है, लेकिन लगातार बीजेपी आक्रामक होकर के कांग्रेस पे हमले बोल रही है कि हवा निकल गई है राहुल गांधी के मुद्दे की, और राफेल मामले में क्लीन चिट मिली है। अमित शाह से लेकर के और सभी राज्यों में स्पोक्स पर्सन ने इस बात को लेकर के प्रेस को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसमें कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया है। चलिए मैं एक बार कुछ देर के लिए इस मुद्दे को लूंगा। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा।
राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने जो कहा है, लेकिन इससे पहले अमित शाह ने दिन में ही कहा है कि चौकीदार पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस पे कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए नरेंद्र मोदी पे उसका आधार क्या था। योगी जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कर रहा हूं, जो अभी आपने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन सुना या तमाम और चीजें जो बातें सुनी, और उससे पहले भी इस राफेल पे लंबी चर्चाएं रही है, लंबी डिबेट रही है, और तथ्यों और आंकड़ों के साथ और डेट वाइज सब चीजें रही है। तो डेसोल्ट एविएशन ने जिस प्रकार से ऑफसेट पार्टनर रिलायंस को जो बनाया है, उस रिलायंस कंपनी का गठन कब हुआ, उसके बाद में जो ऑफसेट कंपनी जो बननी थी, ऑफसेट जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर जो चेंज हुआ वो क्यों हुआ, तमाम सब चीजें थी। हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक जुडिक्शन एरिया है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पावर है, इंक्वायरी एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस तथ्य को लेके बात कर रहे हैं, जिस प्राइस को लेके जो चर्चा की है, उसके अंदर उन्होंने जो जिक्र किया है, कैग की रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया है। कैग जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो पीएससी के पास में पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है उसमें सबमिट करते हैं, और पीएससी जो है वो पार्लियामेंट के सम्मुख उसको सबमिट करती है और पब्लिक डोमेन में आती है। सुप्रीम कोर्ट जिस तथ्य के आधार पर निर्णय दे रहा है, उसी बात को डिनाई कर रहे हैं पीएससी के चेयरमैन। ये जो कॉन्ट्रोडक्शियल चीजें हैं, आखिर देश के अंदर जो अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पे पेश करना चाहता है और देश अगर जांच मांगना चाहता है, तो आखिर क्या वजह है, क्यों बचना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। संसद के अंदर बार बार चर्चा हुई, पीएससी की जांच करवाने से उनको दिक्कत क्या है अगर ईमानदार है तो। अगर वो हर राज्य के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, चुनी हुई संसद के अंदर अगर संसद की पीएससी की अगर जांच हो जाए तो उनको क्या दिक्कत है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, आखिर वो क्यों उससे बचना चाहती है। जी चलिए भाई, पंकज जोशी साहब हमारे साथ है। पंकज जी, अभी आपने सुना राहुल गांधी को सीधा हमला बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जो फाउंडेशन है वो कैग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, और सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसी को एक आधार बनाया गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि कैग की रिपोर्ट जब पीएससी के पास में नहीं आई, पीएससी ने हाउस में कैसे पेश कर दी। तो उनका साफ कहना था कि संवैधानिक संस्थाओं का भी नरेंद्र मोदी मजाक बना रहे, और लास्ट में एक आरोप सीधा लगाया है कि जिस दिन जांच होगी उस दिन अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी दोनों दोषी होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद जो है अब कांग्रेस जिस तरीके से आपने खुद ने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जितने प्रश्न उठे थे और उसके बाद क्लियर हुआ, मुझे लगता है आज वही प्रश्न जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे उठा रहे हैं। बहुत सीधी सीधी चीजें। देखिए, मैं कह रहा हूं कि याचिकाकर्ता कौन थी, क्या भारतीय जनता पार्टी थी? याचिकाकर्ता कौन थे, और याचिकाकर्ता के अंदर जिन लोगों ने जो चीजें मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया। तीनों चीजों में याचिकाकर्ता ने मांगा कि अनिल अंबानी की कंपनी को जो ठेका दिया गया वो गलत दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑफसेट चीज में जो दिया गया है उसमें कहीं कोई ऐसी चीज प्रकट नहीं होती है जिसके अंदर ऐसा लगता हो कि इसके अंदर कोई गलत किया गया हो, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर के अंदर प्राइसिंग के ऊपर जो प्रश्न उठे हुए हैं उस पर कहीं किसी बात की जो है फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि दो गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, क्लियर कट हुआ है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बात नोटेड नहीं करी यहां पर, उन्होंने कहा कि इस तरीके से लेट होकर के जो 5th और 6th जनरेशन के प्लेन जो है इस देश में होने चाहिए, उस देश को जो है रोका जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है वो जो है गलत है, और इस तरीके की याचिकाएं नहीं लगाई जानी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसको कि अभी जो है राहुल गांधी ने कोर्ट नहीं किया। उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो प्लेन थे आज से जो है 8 साल 5 साल पहले आ जाने चाहिए थे इस रक्षा सौदों के अंदर, इस तरीके की जो है याचिकाएं लगा करके कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करें। यह भी आज जो है मैंने पेपर में पढ़ा, जो उसमें जो आ रहे हैं आपके उसमें पढ़ा, लेकिन उस चीज का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी जांचें करा के पीएससी से इनसे करा करके हम इनको लेट करते रहें और देश की सुरक्षा से हम खेलते रहें। मैं कह रहा हूं कि जो है इस चीज से बाज आना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज जो आपने कहा कि पीएससी की रिपोर्ट कहां है? अरे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो है, कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें याचिका थी, जिसके अंदर तथ्य रखे गए, मैं कह रहा हूं यदि आपको गलत है तो आप लगाइए ना, कल एक बार दोबारा से देखिए कि हाँ इस चीज गलत तथ्य पेश कर दिए गए। आज आप बोलते कि हाँ हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस बात को कहेंगे कि ये गलत चीज की गई थी। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जो चीज कही गई थी, चाहे वो अटॉर्नी जनरल के द्वारा कही गई हो या याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा कही गई हो, उन चीजों में यदि कोई मिस्टेक है और कोई गलत है तो बताया जाए। चलिए, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े। श्याम जी, मैं राफेल को लेकर के, क्योंकि राफेल में बड़ी सियासत गरमाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी यह मामला राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है। इस पे पार्लियामेंट इलेक्शन अप्रैल में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि राफेल कब देश के काम आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सियासी राफेल जरूर शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ पे। बात करेंगे योगेंद्र जी, आज कोर्ट ने कुछ तथ्यों के आधार पर डिसीजन दिया है। अब डिसीजन में अपनी अपनी पार्टी के लोग अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं।
लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही है जिसको उजागर नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जो एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच की बात या पूर्व राष्ट्रपति की जो बयान है उसमें कुछ नहीं कहा गया है दोनों के द्वारा। मतलब जेपीसी की गठन होना कोई अपराध नहीं है, जेसीपी का गठन हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होने के बाद, मगर आज मैं सुन रहा था कि अमित शाह कह रहे थे कि हम संसद में बहस करने के लिए तैयार हैं। जेपीसी का तो है ही, जेपीसी का गठन भी, क्योंकि वहां पे प्रस्ताव आएगा, उसके बाद निर्णय भी पार्लियामेंट को ही करना है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो कोई जेपीसी का गठन किया। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले हम चर्चा कराएंगे। अब प्रस्ताव लाए कांग्रेस, हम तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कितनी भी घंटे की चर्चा करा लो उसके बाद। लेकिन देखिए वो भी बहुत सारी चीजें कह रहे थे कि वो बताए सोर्स राहुल गांधी कि किस आधार पे कह रहे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों पूछ रहे हो? पार्लियामेंट में पूछे उनसे। पार्लियामेंट में अगर बहस होगी तो राहुल गांधी पर चार्ज लगेगा तो राहुल गांधी कुछ कहेंगे। अब क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों की हिम्मत नहीं, मेरे को नहीं लगता कि पार्लियामेंट में कि प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस पर बहस होगी और सारी बातें होगी, क्योंकि बहुत सारा खुलासा। पार्लियामेंट तो बहुत अलग चीज है। पार्लियामेंट में आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया उसके ऊपर भी आ जाइए, और फिर पार्लियामेंट को अधिकार होता है कि अब जेपीसी जब हो जाती है गठित तो प्रधानमंत्री को बुलाने का अधिकार होता है, प्रधानमंत्री से पूछे। वहां पर क्या है कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर को इग्नोर करने की बात आ रही है सामने। डिफेंस मिनिस्टर ने निर्णय नहीं किया, निर्णय प्रधानमंत्री आधार पर हुआ। इस पे थोड़ा सा है कि उस पर कुछ डिसीजन, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है इस पे, क्योंकि मैं उनका जब सुन रहा था एडवोकेट का, तो वो कह रहे थे कि इस पे किसी ने किसी को नहीं सोचा कि जिस प्रकार से किसी निजी संस्थान को किसी का कॉन्ट्रैक्ट देने का अधिकार वो सरकार टू सरकार नहीं हुआ, वो यहाँ की सरकार सिफारिश करती है, उसको मान लिया जाता है। ये है एक कोई, अब ये क्योंकि फिर भी वो उजागर नहीं हो रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक सभाओं में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग राहुल गांधी कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप भी उसको राहुल बाबा और पता नहीं क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगनी चाहिए कि ये नहीं कि आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मर्यादा तो प्रधानमंत्री को पहले कायम करनी पड़ेगी, फिर दूसरे को कहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर नामदार कामदार सब कुछ कहा है उन्होंने, उनके ऊपर क्यों नहीं रोक लगेगी? उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए कि राहुल गांधी अगर कोई कह रहे तो ये बात है, शब्दों का चयन सही होना चाहिए। अगर तंज बरहे नहीं होने चाहिए। आप किसी को चोर नहीं कह सकते। वो कह रहे प्रधानमंत्री को तो चोर कहा ही नहीं हमने चौकीदार किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएगी कि आप भी नामदार कामदार कह करके बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो उसने भी चौकीदार कह करके चोर कहा, और चोर कहा कि मैंने तो नहीं कहा, वो तो नौरे लग रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। ये सारी चीजें, मर्यादा जो राजनीति में गिरी है, उस मर्यादा को कायम रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की चीजों को सोचना पड़ेगा, नेहरू जी की बातों को लाना पड़ेगा, इंदिरा जी की बातों को लाना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के बोलते थे, किस प्रकार की मर्यादा रखते थे। उस मर्यादा को तार तार करने का प्रयास दोनों तरफ से हुआ है। ये बदनामी देश की एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई है। देश की बदनामी को रोकने के लिए जिसमें मर्यादाएं राजनीतिक तौर पर खींचनी पड़ेगी और उसको हाउस में ला करके कुछ नियम तय कीजिए। वहां तो सब बराबर होते हैं, वहां किसी का अधिकार नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा बड़े बहुत छोटे, क्योंकि वहां पर आपको तथ्यात्मक रूप से बोलना पड़ता है, आरोप लगाना पड़ता है। बाहर तो आप कुछ भी लगा लो, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। आप कहिए ना कि मानहानि का दावा कीजिए, तो मना करते हैं अमित शाह, हम मानहानि का दावा नहीं करेंगे। मतलब आप में कुछ न कुछ कमी है, नहीं तो कहिएगा मानहानि का दावा प्रधानमंत्री करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को चोर घोषित किया है। इसलिए ये सब चीजें राजनीतिक तौर पे तो आप कुछ भी फायदा लेने के लिए कुछ भी, क्योंकि आप 5 राज्यों के चुनाव की बात आज नहीं कर रहे थे, करते बाद में बात करेंगे, पहले राफेल की बात होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं कि आपने चुनावी रियासत और सियासत को तो हार गए आप फील्ड में, तो कहने के बाद कांग्रेस उसका प्रभावी तरीके से लाभ लेगी और आप नहीं ले पाए। आज कह रहे हो कि हमारी स्थिति खराब हुई और ये बहुत सारी चीजें। चलिए मैं श्याम जी आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी जी कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पे पहले। जी पंकज जी। नहीं देखिए, मैंने कहा ना आपको कि उन्होंने बहुत सीधी सी चीज कही कि आप जनरेशन को जेपीसी की, मैं कह रहा हूँ आप जेपीसी की बात कर रहे हैं। जेपीसी पे आपने जो है नोटबंदी पे जेपीसी बिठाई थी, कब डिसीजन हुआ उसका? क्या राफेल पे भी आप जो है 2 साल 5 साल 6 साल के बाद बिठाना चाहते हैं? क्या देश की सुरक्षा के साथ इतना टाइम खेलना चाहिए? आज खुद उसने बहुत सीरियसली कहा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो है 5th और 6th और 7th जनरेशन के जो प्लेन्स हैं पड़ोसी देशों के पास, जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास आ गए हैं और इतने बड़े देश के पास नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, उन्होंने कहा कि इस चीजों पर जो है
नहीं लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट जो है, आज यदि आप देखेंगे यदि उस पर जो फैसले का जो व्याख्यान है या नेट के द्वारा जो है उस पर पढ़ा है, तो उस पर क्लियर कट जो है इस हिंदी अनुवाद जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आरसी चौधरी जी। हाँ जी। एक तो सबसे पहले बीजेपी के जो साथी हैं, रक्षा के नाम पे देश के लोगों की किस प्रकार से सद्भावना को बटोरना चाहते हैं, इन्हें पता होना चाहिए। इन्हीं की सरकार के जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जो मंत्री थे, अरुण शौरी जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, प्रशांत भूषण इस देश के जाने माने वकील हैं, वो लोग लेके गए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव बांग की कैग की रिपोर्ट होनी चाहिए, कैग इस पर ऑडिट करनी चाहिए, लेके कैग की बात की, पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी की बात की। आज दोनों ही मुद्दों से क्यों बचना चाहते हैं? इन्हीं के लोगों ने क्यों मुद्दा उठाया, क्यों इन्हीं के लोगों ने बात की? इन्हीं के नेता हैं, वो तो किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता ही नहीं है। जो उन्होंने रिट जो याचिका उन्होंने दायर की, अरुण शौरी जी ने की, यशवंत सिन्हा जी ने की, प्रशांत भूषण जी ने की, और प्रशांत भूषण जी ने किन अल्फाजों में बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पब्लिक डोमेन में है ना सब चीजें। अगर देश के प्रधानमंत्री अपने आप की बेदाग छवि रखना चाहते हैं, ईमानदार रखना चाहते हैं, तो क्यों नहीं, क्या दिक्कत है उनको, क्यों नहीं जांच करवाना चाहते? आखिर देश का प्रधानमंत्री की संलिप्तता दिखती है इसके अंदर, और डेट के साथ में, तथ्यों के साथ में रखा गया है कि इस कंपनी का कब गठन होता है। 3 महीने पहले रिलायंस की कंपनी का गठन होता है, उसका फिर कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर हुआ है, तो फिर आपने जो पार्टनर जो चुना है रिलायंस का, वो किसके आधार पर चयन किया है, किसने चयन किया? अगर 2 गवर्नमेंटों के बीच में अगर ये समझौता हुआ है, 2 सरकारों के बीच में पैसे का आदान प्रदान हुआ है, तो फिर कहां हुआ है? ये कह रहे हैं डिसोल्ट का लेना देना नहीं है, डिसोल्ट जाने, रिलायंस जाने, तो फिर सरकारों का हवाला क्यों दे रहे इसमें? अगर सरकारों का हवाला है तो सरकार फिर ये बताए कि रिलायंस को इन्होंने पार्टनर क्यों चुना, बताना चाहिए। इन पर आरोप है जी। पंकज जी देखिए, मैंने सबसे पहला प्रश्न किया कि जो बेसिकली जिसने रिट लगाई थी, उन रिटों को, उसके रिटों का जवाब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इससे बड़ा कोई फैसला है क्या इस देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई फैसला होना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिंग एजेंसी है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट न्याय नहीं कर सकती, रिटों का निष्कासन नहीं कर सकती। मैं पहली बात कह रहा हूँ, जो है जांच एजेंसी को देना या नहीं देना है, नियम बनने या नहीं बनने, जो नियम बनने हैं उन पे नियमों में परिवर्तन कर सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी हो सकती है, उन पे जो है अध्यादेश ला सकती है, जांच एजेंसी हो सकती है, नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ ये बताएं देश के लोगों को, ये बताएं जांच एजेंसी कौन थी, ये कभी नहीं हो सकता। किसने जांच की? इन मुद्दों पे जांच किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच नहीं की, केवल तथ्य दिए। सर तथ्य जांच नहीं करे, लेकिन उसने याचिका को निस्तारित कर दिया है। याचिका तो कराए, 4 याचिका निस्तारित कर दिया ना। अरे तो जांच एजेंसी कौन है? देश के लोगों को बता दो कि इसने जांच की। उसके बाद वही भी जो मुद्दा है उसकी जांच किसने की, बताइए ना। बहस करा लीजिए ना, हम कह रहे बहस लिया, बहस करा लीजिए, हम कह रहे ना, ये भी कह रहे हैं। अरे हम तो आप लोग इतना पूछना चाहते हैं जांच एजेंसी कौन थी, किसने जांच की, कीमतों को लेकर जांच किसने की, और मैं बात कर रहा हूँ तो आज चौधरी और जो है मिशेल जैसे लोग अरे आप लोग राफेल का जवाब दे, राफेल का जवाब तो दे, आप परेशान, राफेल का जवाब तो दे दे। आप मिशेल से परेशान हो रहे हैं, लास्ट नहीं जाने आंग्रेज लास्ट नहीं जाने आंग्रेज। पंकज जी आपसे चौधरी साहब, पंकज जी ऐसे छुपा सकते हो आप? कैसी बात कर रहे हो? पंकज जी आपसे चौधरी साहब, चलिए हम ये डिबेट जारी रखेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार के सामने अब चुनौतियां क्या होंगी? जो चुनौतियां हैं उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस पे हम मुद्दा बहस हमारी जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दो की चोरी हुई। कहाँ खो गए? फोन कट गया क्या? फोन कट गया, तुरंत ही भिजवा दो।